हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जल संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से जो कि है जल संसाधनों का संरक्षण। देखिए यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिखा रखी हैं। पहले पिक्चर है यमुना नदी में प्रदूषित जल है जो कि प्रदूषण को दिखा रहा है, और दूसरा है कि खेतों में पानी डालने की विधि है जो स्प्रिंकलर के थ्रू पानी डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है खेतों में। तो ये स्प्रिंकलर दिखा रखा है हमें। अब चलिए हम देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है। शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। यानी हमें साफ पानी मिल सके और उतना पानी मिल सके जितनी हमें ज़रूरत है, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। वो क्या क्या है? वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। यानी जहाँ पर भी वनस्पतियाँ हैं, जहाँ पे घास हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे क्या होता है, पानी का प्रवाह कम होता है। इससे ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा जाता है और हमारा जो भौम जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और पानी की कमी नहीं होती है। दूसरा है कि पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाना चाहिए। जैसे मान लो ये खेत है और ये पानी का एक स्रोत है, पानी के स्रोत से खेत तक पानी लाया जा रहा है या तो किसी नहर के द्वारा, किसी पाइप के द्वारा। तो अगर इस पाइप में या नहर में कहीं पे कटाव है, कहीं पे लीकेज है, तो पानी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें इसको बचाने के लिए या तो हम इस पाइप को अच्छे से इसका मरम्मत करवाएंगे या फिर हमें नहरों को पक्का करवाना है जिससे पानी का नुकसान ना हो। उसके बाद है रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी होती है। जैसे मान लो ये एक खेत है, इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया जाता है सिंचाई के द्वारा। अब ये पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है या फिर इसका ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगाएंगे और वो पानी का बस छिड़काव करेगा इस पौधों के ऊपर, और पानी जितना चाहिए पौधों को उतना ही दिया जाएगा। तो इससे पानी का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है कि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। तो जहाँ पे पहले ही पानी जिस क्षेत्र में बहुत कम है वहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे मान लो ये खेत है और इसमें इस तरीके से पौधे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे पाइप के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पौधे की जड़ें हैं सिर्फ वहाँ पे पानी बूंदों के रूप में डाल दिया जाता है, और जितनी पानी की ज़रूरत होती है इन पौधों को उतना ही पानी इन्हें दिया जाता है। और इस विधि से अगर हम सिंचाई करते हैं तो पानी बहुत ही कम लगता है, ठीक है। अगला है कि संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर मूल्यवान जल संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है। तो ये सब तरीके अपनाएंगे हम तो हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं और उसके दुरुपयोग को बचा सकते हैं। अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद होते हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की जस्ट ऊपर की जो पतली सी लेयर है, यहीं पे रहते हैं वनस्पति और वन्य जीव। जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी यहाँ पे सारे जीव और पौधे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की, एक दूसरे की सहायता से अपने सर्वाइवल को देखने की, इसी को कहा जाता है पारितंत्र। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और जलीय जीवन भी शामिल है। यानी वन्य जीव जैसे हम कहते हैं ना जंगली जीव, तो वन्य जीव में पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं और जल में रहने वाले जीव भी शामिल होते हैं। पक्षी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम गिद्ध की बात करें तो वो क्योंकि मृत जीव जंतुओं को खाते हैं इसलिए वो एक अपमार्जक का काम करते हैं, यानी हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डेड बॉडी को खाते हैं तो हमारे पर्यावरण को साफ करने में वो हमारे सहायक होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको शोधक माना जाता है। इसलिए प्राणी छोटे हों या बड़े, सभी पारितंत्र को संतुलित बनाए रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपना अपना देखें, बाकी किसी जीव जंतु को, प्लांट्स को हम नष्ट कर दें तो हम सोचें कि हम तो अच्छी लाइफ जिएंगे, तो ऐसा नहीं है, उसका इम्पैक्ट हम पर भी आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है, यानी कहीं पर वनस्पति होगी या नहीं होगी या किस प्रकार की होगी, वो निर्भर करता है वहाँ के तापमान पे और नमी पर। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जनरली अगर हम वनस्पति को देखें तो 4 प्रकारों में बांटा जाता है। जंगल, जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, घास के मैदान जहाँ पे पानी कम हो जाता है, झाड़ियाँ जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है, और गुल्म होते हैं जिसको हम टुंड्रा कहते हैं। ये सिर्फ उन प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पे पानी नहीं होता है लेकिन ठंडा एरिया होता है और बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। तो जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी और भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। यानी इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं, हमारी प्रकृति और जो जीव जंतु हैं उनका विनाश होता है। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो देखो, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बना दिए हैं, कुछ क्षेत्रों को वन्य जीव अभयारण्य बनाया है और कुछ क्षेत्रों को जैव मंडल निचय के रूप में डिसाइड किया गया कि ये जैव मंडल निचय होंगे। तो इनके द्वारा सरकार क्या प्रयास कर रही है कि हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति हैं और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा की जा सके। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटियों, आर्द्रभूमि और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। तो हम इन सभी चीज़ों का संरक्षण करेंगे तभी जाके हम अपने वन्य जीवों और वनस्पति का संरक्षण कर सकते हैं। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रम भी क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों को प्रकृति शिविरों में जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों के आवास की सराहना करें। देखो बच्चों, जितने ज़्यादा बच्चे हमारे जानवरों से और हमारे प्राकृतिक आवास से फेमिलियर होंगे, वो उतना ज़्यादा उन्हें जान और समझ पाएंगे, उतना ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करेंगे और इस तरीके से उनके बीच में एक हार्मनी स्थापित की जा सकती है। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून पारित किए हैं। यानी कई देशों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जहां पे पशु और पक्षियों का व्यापार करना या उन्हें मारना दोनों ही कानून के खिलाफ है। भारत में शेरों, बाघों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। यानी इन जानवरों को अगर कोई मारता है तो उसको दंड दिया जाएगा। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CITES, साइट्स हम इसे कहते हैं, की स्थापना की गई है जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार निषिद्ध है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, अलग अलग पशु और पक्षियों की सूची बना देती है और इस सूची में जितने भी पशु या पक्षी हैं उनका व्यापार पूरी तरीके से बैन होता है। अगर इनका व्यापार करते हुए कोई पाया जाता है तो उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जा सकता है। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलो इसको मैं लिख के बताऊंगी, पर पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? किन्हीं दो को लिखिए। हमें 2 ऐसे कदम लिखने हैं जो सरकार ने उठाए हैं पौधों और जानवरों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। दूसरा है कि भूमि संसाधनों के संरक्षण के 3 तरीके सुझाइए। यानी भूमि संसाधन को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से उसका संरक्षण कर सकते हैं, ऐसे 3 तरीके बताने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के हम आंसर लिखते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यानी सरकार ने पहला कदम उठाया है। और दूसरा है विभिन्न जानवरों को मारना गैर कानूनी है। तो ये दूसरा है कि सरकार ने नियम बनाया है जिससे हम
हमारे वन्य जीवन को और वनस्पतियों को सुरक्षित रख सकें। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा था कि भूमि संरक्षण के 3 उपाय बताइए। तो पहला है वनीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना। दूसरा है अतिचारण पर रोक कर लगाना। और तीसरा है कृषि के तरीके में परिवर्तन लाकर। तो अगर हम कृषि के तरीके, जैसे फ़िलहाल हम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, यानी कि उर्वरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक ही तरीके की फसल को एक ही खेत पर बार बार उगाया जाता है, जिससे वहाँ की मृदा खराब हो जाती है। अगर हम वहाँ पे ऐसा करें कि फसलों को बार बार चेंज कर रहे हैं, रसायन का कम उपयोग कर रहे हैं, तो इससे भूमि के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि प्रश्न था पारितंत्र किसे कहते हैं। तो जीव मंडल में जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारितंत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।